अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज आपको एक लड़की की कहानी सुनाऊंगा। लड़की जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, भाई कहा, मदद मांगी। हमारा देश उस कॉज को आइडेंटिफाई भी करता है। लेकिन आज क्या हुआ? आज उस लड़की की लाश मिलने की खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपने एक प्रांत में जारी तानाशाही को और तेज कर दिया है। खबर आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अपने हकों की मांग कर रहे एक और प्रदर्शनकारी को दूर देश में शायद खत्म कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला? क्या है बलूचिस्तान से जुड़ा ये मामला? क्या है कनाडा में मारी गई इस लड़की का मामला? सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। इस एपिसोड में जिस बलोच महिला की कहानी है, उन्होंने 4 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी को राखी का पैगाम भेजा था। वो पाकिस्तान से बचने के लिए विदेश भागी थी, पर बच नहीं पाई। एक झील में डुबोकर मार दिया गया। ये जानेंगे कि वाकया क्या है, पर पहले कुछ आप बीतियां सुनिए कुछ बलोचों की जो पत्रकारिता और दूसरे पेशों से जुड़े हैं और इसीलिए सत्ता तंत्र की क्रूरता से टकराते हैं। एक जनाब जिनका नाम मलिक सिराज अकबर, वतन उनका बलूचिस्तान, पेशे से पत्रकार, बलूचिस्तान की पहली ऑनलाइन न्यूज एजेंसी बलोच हाल के फाउंडर। पिछले कई साल से सिराज पाकिस्तान से भागकर अमेरिका में रह रहे हैं। नवंबर 2011 में उन्होंने CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट उसके लिए एक लेख लिखा। ये CPJ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें छपे सिराज के लेख का टाइटल था Why I Fled पाकिस्तान, मतलब मैं पाकिस्तान से क्यों भागा। इसमें मलिक ने अपनी जो आप बीती बताई है उसका एक छोटा सा अंश सुनिए, आपको अंदाजा लगेगा स्थितियां कैसी हैं। वो लिखते हैं, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, 2009 में वहां मैंने तालिबान की मौजूदगी पर रपटें लिखी। बताया कि बलोच मूवमेंट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सेना किस तरह तालिबान को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद मुझे जान से मारने की कई धमकियां मिली। जनवरी 2010 में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मुझे नई दिल्ली जाना था। इसके पहले भी धमकियां दी गई। मैं फिर भी दिल्ली आया। जब वहां से लौटा और लाहौर गया तो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ने मुझे किडनैप कर लिया। मेरे एक दोस्त ने बहुत पहुंच लगाकर किसी तरह रिहा करवाया। मैं रिहा हो गया, लेकिन जिंदगी बदल गई। गुमनाम फोन आने लगे, 24 घंटे नजर रखी जाने लगी, दिन रात धमकियां मिलने लगी। मैं जानता था बलूचिस्तान में अब भी रहा तो मारा जाऊंगा, इसलिए अमेरिका भाग आया। मेरे साथ जो हुआ वो बलूचिस्तान में आम बात है। वहां पत्रकार दिन रात सेना और जासूसों के साथ लुका छिपी खेलते हैं, जान दांव पर लगाकर काम करते हैं और उन्हें कभी भी मारकर किसी भी वीराने में फेंक दिया जाता है। आपने मलिक की आप बीती सुनी, अब एक और आप बीती सुनिए फतेह जान की। वो भी बलूचिस्तान में पत्रकार थे। अच्छा खासा करियर चल रहा था, लेकिन सब छोड़कर उन्हें विदेश भागना पड़ा। साल 2017 में द डिप्लोमेट से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान से भागने की वजह ये बताई। मैंने अपने 3 सहकर्मियों को मारे जाते देखा। उन्हें BMDT नाम के आतंकी संगठन ने मारा। ये बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए खड़ा किया गया एक संगठन है। पाकिस्तान में मेरा करियर अच्छा चल रहा था, पर कोई भी करियर इतना बड़ा नहीं कि उसके लिए जान दी जाए, इसलिए भाग आया। अब मैं जर्मनी के एक रिफ्यूजी कैंप में रहता हूं, पर सुकून है कि सुरक्षित हूं। आपने 2 पत्रकारों की आप बीती सुनी, सिराज और फतेह। दोनों जान बचाने के लिए विदेश भागे, लेकिन क्या पाकिस्तान से भाग जाने पर जान का खतरा मिट जाता है? इसका जवाब है, इसकी मिसाल है तीसरा नाम, साजिद हुसैन। बलूचिस्तान में पत्रकार थे। पाकिस्तानी सेना और ISI के हाथों होने वाली बलोचों की किडनैपिंग और मर्डर पर रपटें लिखते थे और इसी ईमानदार रिपोर्टिंग के कारण साजिद को धमकियां मिलने लगी। 2012 में उन्हें अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर विदेश भागना पड़ा, पर उन्होंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। बलूचिस्तान में हो रहे पाकिस्तान प्रायोजित नरसंहार के बारे में लगातार लिखते और बोलते रहे। उन्हें स्वीडन में असाइलम मिला, लेकिन मार्च 2020 के रोज वो गायब हो गए। फिर मई 2020 में एक नदी के किनारे
उनकी लाश मिली। किसने मारा साजिद को? इसके जवाब में आपको एक टर्म पहले समझना पड़ेगा, RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान साजिद के लापता होने के बाद दिया गया और इसमें स्वीडन की पुलिस से ये अपील की गई कि साजिद की तलाश करते हुए इस आशंका को ध्यान में रखें कि शायद उन्हें किडनैप किया गया और ये किडनैपिंग करवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। इस बयान में RSF ने क्या लिखा? हमने एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी हासिल की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान से भागकर विदेश आए ऐसे लोग जो वहां की सरकार और सिस्टम की आलोचना करते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है और ये लिस्ट ISI के भीतर सर्कुलेट हो रही है। शायद इसी हिट लिस्ट में थी करीमा बलोच, जिनके मारे जाने की खबर अब कनाडा से आई है। कौन थी करीमा? बलोचिस्तान की आजादी से जुड़ा एक छात्र संगठन है BSO, पूरा नाम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तानी हुकूमत इसे आतंकवादी संगठन बताती है, लेकिन BSO खुद को स्वतंत्रता सेनानियों का गुट कहता है। इसी BSO की सदस्य थी करीमा। 2014 में BSO के लीडर जाहिद बलोच को अचानक गायब कर दिया गया। इसके बाद 29 साल की करीमा BSO की अध्यक्ष बनी। जल्दी उनका नाम बलूचिस्तान की सबसे प्रभावी एक्टिविस्ट में लिया जाने लगा। वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुहिम चलाती, वहां हो रहे नरसंहार के लिए पाकिस्तानी सरकार और सेना पर उंगली उठाती, महिलाओं की बराबरी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती। बलूचिस्तान में इस तरह का काम करने वालों का मुकद्दर जैसे तय हो गया है। या तो वो हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं या कहीं किसी सड़क या दरिया किनारे उनकी लाश मिलती है, या फिर वो किसी बम धमाके या टारगेटेड किलिंग का शिकार होते हैं। कई दफा उन्हें मनमाने इल्जाम लगाकर जेल भी भेज दिया जाता है। करीमा को पता था कि ये खतरे थे, उन्हें जान से मारने की कोशिशें भी हुई, पर वो बच गई और इसके बाद 1 साल तक अंडरग्राउंड रही। फिर नवंबर 2015 में वो कुछ दोस्तों और एक्टिविस्ट की मदद से पाकिस्तान से भागकर कनाडा पहुंच गई। 2016 में करीमा ने यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी पर एक पैगाम भेजा। इसमें करीमा ने मोदी को भाई का दर्जा देते हुए ये अपील की, हमारे अनगिनत भाई लापता हैं। बलूचिस्तान की बहनें अपने भाइयों के लौटने का इंतजार कर रही हैं। डर है कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। हमारे गुमशुदा लोग कभी लौट कर नहीं आएंगे। बलूचिस्तान की आवाम आपसे अपील करती है, एक भाई के नाते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे यहाँ हो रहे नरसंहार और युद्ध अपराध का मुद्दा उठाइए। हम अपने लिए खुद लड़ लेंगे, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे संघर्ष की आवाज बने। करीमा की इस अपील के पीछे एक वजह थी, नरेंद्र मोदी का एक भाषण। 15 अगस्त 2016 को लाल किले से दिए अपने इस भाषण में मोदी ने बलूचिस्तान का मसला उठाया था और उसके बाद ही करीमा ने मोदी से गुहार लगाई थी। 2016 में ही BBC ने करीमा को दुनिया की 100 सबसे प्रभावी महिलाओं की लिस्ट में रखा था। तब करीमा ने कहा था, इस सम्मान को मैं बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल तमाम महिलाओं के साथ साझा करना चाहती हूँ। कनाडा में रहकर भी करीमा ने फ्री बलोच मूवमेंट के लिए अपनी आवाज़ उठाना बंद नहीं किया, बल्कि यहाँ रहकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बलोच मूवमेंट का मसला उठाना उनके लिए कुछ आसान हो गया। और इसी मुखरता के चलते 2018 में उन्हें UN मानवाधिकार काउंसिल के सम्मेलन में भी बुलाया गया। यहाँ करीमा ने पाकिस्तान की लैंगिक असमानता पर जो भाषण दिया, उसका एक हिस्सा सुनिए। अगर परिवार की इज्जत के नाम पर कोई महिला अपने भाई के हाथों मार दी जाती है तो इस्लामिक कानून उस अपराधी को परिवार के साथ मिलकर मामला रफा दफा करने की इजाजत देता है। ज्यादातर मामलों में परिवार उस हत्यारे को माफ कर देता है। एक पुरुष के बयान को 2 महिलाओं की गवाही के बराबर माना जाता है। ऐसे में बलात्कार के ज्यादातर केस भी विक्टिम के साथ न्याय नहीं करते। इस्लामिक कानून की इन बुनियादी खामियों के अलावा पाकिस्तान के कट्टर धार्मिक संगठनों ने पूरे पाकिस्तान की महिलाओं का दमन किया है और बलूचिस्तान में तो हालात और भी खराब हैं। ये भाषण सुनकर आप समझ गए होंगे कि करीमा किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाती थी, सच्चाई बताती थी, और शायद इसी वजह से वो कई लोगों की आंखों में चुभ रही थी और शायद इसीलिए करीमा का कत्ल कर दिया गया। क्या हुआ उनके साथ? जानकारी के मुताबिक करीमा 20 दिसंबर की दोपहर से लापता थी। टोरंटो पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तलाश रही थी। फिर खबर आई कि एक झील के किनारे उनकी लाश है, ठीक उसी तरह जैसे मई 2020 में एक नदी के किनारे बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की लाश मिली थी। अजीब नियति है। अगस्त 2020 में कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का हयात बलोच मारा गया। कनाडा में बैठी करीमा ने उसकी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, लिखा कि हयात की तस्वीर पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों मारे जा रहे हर एक बलोच की कहानी है। और इस ट्वीट के 4 महीने बाद
आज खुद करीमा की तस्वीरें ट्वीट हो रही हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बलोचिस्तान अपने क्षेत्रफल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, कुदरत ने इस जगह को बड़ा दौलतमंद बनाया। नेचुरल गैस, सोना, यूरेनियम, तांबा, खूब संसाधन दिए। बलोचों की शिकायत है कि उनकी जमीन में मौजूद संसाधनों से पाकिस्तान कमाता है, लेकिन इस कमाई में बलोचों को हिस्सा नहीं मिलता। सरकार उन्हें गरीब बनाए रखने पर अड़ी है, उनकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने में जुटी है। बलोच इस शोषण का विरोध करते हैं, आजादी मांगते हैं और इसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना किल एंड डंप का फॉर्मूला अपनाती है, मतलब लोगों को अगवा करना और उनकी लाश कहीं फेंक जाना। न केवल बलोचिस्तान में बल्कि विदेशों में भी बलोच मारे जा रहे हैं। ये सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जापान से है और इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको नैतिकता का शायद कोई पाठ मिले। यहां पर चेरी ब्लॉसम स्कैंडल में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से पूछताछ हो रही है। ये चेरी ब्लॉसम क्या है? चेरी ब्लॉसम पार्टी का आयोजन जापान में हर साल सरकार करती है। इसमें सेलिब्रिटीज को सम्मानित किया जाता है। इल्जाम है कि इस प्रोग्राम के दौरान कुछ सपोर्टर्स ने शिंजो आबे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए निर्वाचकों को यानी वोटरों को महंगे होटलों में खाना खिलाया और आबे के सेक्रेटरी ने इस खर्च का खुलासा नहीं किया। यह जापान के पॉलिटिकल फंडिंग के कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी सुर्खी अंटार्कटिका से। यह कोरोना से बचा रहने वाला दुनिया का इकलौता महादेश या महाद्वीप था, लेकिन अब यहां भी कोरोना के 36 मामले मिले हैं। ये सभी लोग अंटार्कटिका स्थित चिले के रिसर्च सेंटर पर पोस्टेड थे। इस बेस पर सप्लाई पहुंचाकर आ रहे एक जहाज के 3 लोग भी पॉजिटिव पाए गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अंटार्कटिका को कोरोना फ्री रखने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि आशंका थी कि यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस में कोरोना और खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मार्च में ही यहाँ चल रहे सारे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। आखिरी सुर्खी तुर्की से। कुर्द नेता पूर्व सांसद लैला गुलेन, इन्हें 22 साल कैद की सजा सुनाई गई। इल्जाम लगाया कि एक आतंकवादी गुट से जुड़ी हैं। सजा सुनाए जाने के वक्त लैला अदालत में मौजूद नहीं थी। सच्चाई क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि लैला को राष्ट्रपति एर्दोगान की आलोचना के चलते निशाना बनाया गया है। वो पहले भी कई दफा गिरफ्तार हो चुकी हैं। 2018 में एक हंगर स्ट्राइक के चलते उनका नाम सुर्खियों में आया था। उन्होंने जेल में बंद एक कुर्दिश नेता का आइसोलेशन खत्म करने के लिए 200 दिनों तक हड़ताल की थी। अपने हकों के लिए लड़ रही करीमा और लैला जैसी सब महिलाओं को हमारा सलाम। आज की दुनियादारी में इतना ही। संवेदनशीलता किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, भाषा या नागरिकता से नहीं उपजती। किसी के साथ भी गलत हो तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। दबे कुचले और सताए हुए लोगों के प्रति करुणा रखिए। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।